1898 राजस्थान के कुड़की ग्राम में रतन सिंह राठौड़ जी के घर बालिका मीरा का जन्म होता है। घर में बधाई का माहौल है। गांव के लोग बधाई देने आए हैं। राजस्थान के उत्सव में घूमर ना हो, यह कैसे हो सकता है। घूमर के बाद श्री रामदेव पीर जी के सम्मान में गाया जाने वाला हेला भी प्रस्तुत है।
किशोरावस्था को प्राप्त करती हैं। एक दिन वे झरोखे से नीचे देखती हैं कि सजे धजे दूल्हे के साथ एक बारात जा रही है। नन्ही मीरा भागकर अपनी माँ के पास आती है और पूछती है, माँ, ये क्या हो रहा है? माँ बताती है, बेटी, दूल्हे राजा तो गाजे बाजे और बारात लेकर विवाह करने जा रहे हैं। बाल सुलभ उत्सुकता से मीरा पूछती है, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ हंस पड़ती है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को इंगित करते हुए कहती है, ये है तुम्हारा दूल्हा। उसी समय से मीराबाई ने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और उनके प्रेम में डूब गए। हमारा अगला भजन राग वृंदावनी सारंग पर आधारित है।
के प्रसिद्ध राणा सांगा के परिवार से मीराबाई के लिए रिश्ता आता है। उनका विवाह राणा भोज सिंह जी से हो जाता है। घर बदल गया, पर नए घर में भी वे अपने साथ श्री कृष्ण की मूर्ति ले जाना न भूली। हमारा अगला भजन राग कलावती पर आधारित है। इतनी मनमोहक प्रस्तुति के पश्चात मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप कृपया इन कलाकारों का तालियों से अभिवादन करें। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और हमारे अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया उनको मंच पर लेके आएं सर, ताकि हम सर के मुखारविंद से आज इन कलाकारों के बारे में आशीर्वचन लें। आपका स्वागत है सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। कृपया सर का तालियों से स्वागत करें। सीसीआरटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय विनोद नारायण इंदुरकर जी, सभागार में उपस्थित
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव आदरणीय उमा नंदूर जी और सीसीआरटी परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, भारत सरकार का यह संस्थान भारत सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय का एक प्रमुख घटक है। भारत की संस्कृति जो बहुआयामी संस्कृति भी है और बहुविविधा संस्कृति भी है, और संस्कृति के विभिन्न पक्ष और भारत की इस बहुआयामी संस्कृति के विभिन्न आयाम जो काल के प्रवाह में कहीं धीरे धीरे कुछ जगहों पर विलुप्त होने की ऐसी स्थिति परिस्थिति पर पहुंच रहे थे, उन सब को अनुभव करते हुए आज़ादी के बाद में जिस तरह से व्यवस्थाएं बदली और उन बदली हुई व्यवस्थाओं में विभिन्न डिफरेंट आर्ट फॉर्म ऑफ आर्ट्स को जिस तरह का पैट्रोनेज मिलना चाहिए था, वो पैट्रोनेज न होने के चलते हुए भौतिकवाद की आपाधापी में जहां समाज के सभी लोग अधिकतम प्राप्त करने की आकांक्षा अपेक्षा के साथ में भाग रहे थे, उसके चलते हुए हमारी ये बहुविविधा संस्कृति कहीं खो न जाए, इस उद्देश्य से जो संस्थान इस तरह की व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया और उसके साथ साथ में भारत की संस्कृति और भारत की सांस्कृतिक ताकत का प्रसार जो है विश्व भर में हो, इसके निमित्त भारत के आने वाली पीढ़ियों को बहुत प्रारंभ से ही विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं जिनके साथ में उनका जो इंटरेस्ट है, उन सब को ऐसा जोड़ करके उनको प्रोफेशनल ट्रेनर्स के माध्यम से ट्रेनिंग दे करके उनकी हैंड होल्डिंग करते हुए इन सारी विधाओं को हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, इस अभिप्रेत के साथ में जो संस्थान काम कर रहा है। मैं ये कहूँगा कि ये जितने यंग आर्टिस्ट यहाँ उपस्थित हैं या जिन लोगों को ये अवसर मिलता है, भारत सरकार के संसाधनों के द्वारा जिनको इस तरह के आर्ट फॉर्म्स को सीखने के साथ में या अपने आप को उसके साथ में जोड़ने का जो सौभाग्यपूर्ण अवसर मिलता है, वो निश्चित रूप से अत्यंत सौभाग्यशाली है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे परिवारों से, पारंपरिक रूप से ऐसे परिवारों से जुड़े हुए लोग होंगे जो इन अवसरों की अनुपलब्धता के चलते हुए, because they cannot access this type of facilities and their parents cannot afford these type of trainings, वो शायद चाह करके भी वो प्रवीणता और दक्षता जिसको उनको कामना है उसको हासिल नहीं कर पाते होंगे। जिन लोगों को यह सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है, उन सबको बधाई देते हुए कि इसकी जिम्मेदारी के गुरुत्व को समझते हुए हम सब लोग किस तरह से अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, क्योंकि ये केवल व्यक्तिगत रूप से किसी हुनर को सीखने का विषय नहीं है, ये विषय हमारी इस संस्कृति को जो सनातन संस्कृति के रूप में हजारों साल के हमारे ट्रेडिशंस के साथ में जुड़ करके आज इस मुकाम पर आकर के पहुंचे, इसके संरक्षण का एक हिस्सा आप लोग बने। इस गुरुत्व को महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए यदि आप यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण से आप अपने व्यक्तिगत कौशल में संवर्धन करने के साथ साथ में संस्कृति का जो है संरक्षण भी कर पाएंगे। मैं आप सबको हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देते हुए आगे हम किस तरह से, क्योंकि आज जिस मुकाम पर आकर के हमारा देश खड़ा हुआ है, मैं कल एक बैठक के समय में भी सबके साथ में चर्चा कर रहा था कि जब भारत की तरफ देखने की दृष्टि पूरे विश्व की बदली है और यकायक पिछले 10 साल की बदली हुई परिस्थितियों में भारत के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति आकर्षण, भारत को जानने का एक कौतूहल पूरे विश्व भर के मन में एक नए सिरे से जागृत हुआ है। भारत की संस्कृति जो केवल, और ये जितना भी हमारा गीत है, हमारा संगीत है, हमारा गायन है, हमारी परंपराएं हैं, विभिन्न जो है हमारी विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये केवल एकदम से कहीं जो है ऐसी इमर्ज हो गई, ऐसा नहीं है।
ये हमारे दर्शन के साथ में, हमारे जीवन मूल्यों के साथ में, ये हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ में परिमार्जित होते 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 अनेक अनेक सदियों के बाद में आकर के इस मुकाम पर खड़ी हुई। अब भारत की इन सुदीर्घ परंपराओं को जानना, उनके साथ में जुड़े हुए जीवन मूल्यों को पहचानना और उनके माध्यम से किस तरह से संस्कारों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता था, इस सब को समझने का आकर्षण पूरे विश्व के मन में नए सिरे से जब जागृत हुआ है। भारत की बढ़ती हुई प्रभुत्व के साथ साथ में विश्व जब इन सब विषयों और घटकों को जानना समझना चाहता है, तब ये विषय और भी अधिक प्रासंगिक हुए हैं और इनकी महत्ता एक नए सिरे से वापस प्रतिस्थापित हुई है। संस्थान के परिवार से जुड़े हुए हर एक घटक को इस समय में, इस कालखंड में जिस तरह से ये विधाएं, ये कलाएं और इनके साथ में जुड़े हुए सारे पक्ष जिस तरह से एक नए सिरे से प्रासंगिक हुए, उसके जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हम सबको इसके साथ में काम करने की आवश्यकता है। संस्थान के विभिन्न घटक इससे सारे जुड़े हुए विषयों पर रिसर्च भी करते हैं। हमारी स्कूली शिक्षा के साथ में जुड़े हुए शिक्षक वृंद भी किस तरह से इन सांस्कृतिक विधाओं को साथ में और अधिक आने वाली पीढ़ी को जोड़ सकें, उसके लिए भी उनकी ट्रेनिंग करते हैं। एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से, डिफरेंट प्रोग्राम्स क्यूरेट करके उनके माध्यम से हम कैसे अपनी इस कला और संस्कृति को, इन विभिन्न डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट्स को कैसे देश और दुनिया के सामने नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से भी प्रयास करते हैं। मैं हृदय पूर्वक सबको बधाई देते हुए हम इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ में आगे बढ़ें कि इस बदलते हुए परिदृश्य में जब भारत बदल रहा है और भारत की तरफ देखने का नजरिया भी बदल रहा है, तब हम किस तरह से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर रहे हैं। देखिए, केवल किसी देश का निर्माण या किसी देश का प्रभुत्व पूरे विश्व भर में न आर्थिक आधार पर बन सकता है, न उसकी सामरिक ताकत के आधार पर बन सकता है, न केवल उसकी तकनीकी ताकत के आधार पर बन सकता है। रिस्पेक्ट कैन ओनली बी कमांडेड विद द कल्चरल पावर, और वो ताकत जो हमारे पास में है, बदलते हुए परिदृश्य में जब हम इस लक्ष्य के साथ में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन विकसित भारत का अभिप्रेत केवल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हम डेवलप कर ले, वो विकसित भारत का अभिप्रेत नहीं है। हमने अपनी सेनाओं की ताकत को और अधिक बढ़ा करके अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लें, क्योंकि भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारत ने कभी आक्रांता नहीं रहा। इसलिए केवल हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने, संरक्षण करने के लिए, अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए अपनी ताकत को और अधिक अर्जित कर लें, सजित कर लें, केवल उससे हम विकसित नहीं हो सकते। हम दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बन जाएंगे, हम दुनिया के टेक्नोलॉजिकल कैपिटल बन जाएंगे, या दुनिया के ऐसे सारे देशों के एट पार आकर के खड़े हो जाएंगे, उससे केवल हम दुनिया भर में एक जो है रिगार्ड अर्जित कर सकेंगे, ऐसा नहीं। भारत यदि विश्व गुरु किसी समय में रहा था तो भी सांस्कृतिक ताकत के आधार पर रहा था, और वापस अगर बनेगा तो जिम्मेदारी से कहता हूं कि सांस्कृतिक ताकत के आधार पर ही बनेगा। और क्योंकि इस बदलते हुए परिदृश्य में जब हम सब मानते हैं, और मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि भारत बदलेगा, हम जिस रास्ते पर चल पड़े, अब किसी भी सूरत में भारत विकसित हो, इसे कोई रोक नहीं सकता। पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है। और ऐसे समय में जब भारत बदलेगा 2047 तक, ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी होगी, जब ये पीढ़ी अपने हुनर से, अपने कौशल से, अपनी क्षमताओं से, अपने हौसले से उस बदले हुए भारत को विश्व के सामने ले जाकर के खड़ा रखने की उनका सामर्थ्य प्राप्त कर सकेगी, और गर्व के साथ में ये कह सकेगी, क्योंकि केवल यही एकमात्र पीढ़ी ऐसी होगी जो गर्व के साथ में ये कह सकेगी कि भारत को हमने बदला भी है और हम बदले हुए भारत में रहते भी हैं। केवल और केवल एकमात्र जो आज की ये पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी, इसे ये सौभाग्य प्राप्त है। ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरी पीढ़ी के लोग जब तक भारत बदलेगा तब तक शायद दुनिया में होंगे, ना होंगे, और आपके बाद में आने वाली पीढ़ी के लोग जो बदले हुए भारत में पैदा होंगे, वो ये गर्व नहीं कर सकेंगे कि हम बदलाव के साक्षी थे और सारथी भी थे। वो केवल बदले हुए भारत का उपभोग कर सकेंगे। वो भारत बदला है, इस गर्व के साथ में ये नहीं कह सकेंगे। आप उतने ही जो है
भाग्यवान पीढ़ी के लोग हो, जितने भाग्यवान पीढ़ी के लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर या राजगुरु या सुखदेव जैसे लोग थे जिन्होंने देश को बदला था, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, आज इतने साल बीत जाने के बाद में भी हम उनको सम्मान और गर्व के साथ में याद करते हैं, और इतने ही साल और बीत जाने के बाद में भी वो सम्मान हमेशा उनके लिए बना रहेगा। उतने ही गर्व के अधिकारी आप बन सकते हो, ऐसा अवसर आप सबके पास में है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में आप सबका धन्यवाद। मीराबाई एक उच्च कोटि की संगीतज्ञ भी थीं। वर्षा ऋतु में बिजली की कड़क और मेघों की गर्जन से प्रेरित होकर मीराबाई ने एक राग का निर्माण किया, जिसे हम सभी मीराबाई की मल्हार के नाम से जानते हैं। हमारा अगला भजन इसी राग पर आधारित है। मीराबाई मन ही मन श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती हैं, उन्हीं के ध्यान में डूबी रहती हैं। स्वाभाविक ही है कि यह बात राणा को तथा उनके परिवार वालों को अच्छी नहीं लगती है। राजमहल में षड्यंत्र होने लगते हैं। राणा को मीरा के विरुद्ध उकसाने के प्रयास किए जाने लगते हैं।
अंततः द्वारिका पहुंचती है। भगवान की भक्ति में उनके दिन बीतने लगते हैं। भगवान के भजन में वे अपनी सुध बुध भूल जाती थी। कहा जाता है कि अंततः वे श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो जाती है। हमारी आज की अंतिम प्रस्तुति राग सरस्वती पर आधारित है। Yeah.